आज हम कुषाण नरेश कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे योग्य और प्रतिभाशाली सम्राट था। वह विम कटफाइसिस का उत्तराधिकारी था। उसका विम कटफाइसिस से क्या संबंध था, ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्मिथ, मार्शल आदि विद्वान ये मानते हैं कि उसका संबंध खतौन में रहने वाली कुषाण जाति से था। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि वह विम कटफाइसिस का पुत्र था, मगर उनकी ये धारणा उचित प्रतीत नहीं होती है। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि के बारे में विद्वान एकमत नहीं है, क्योंकि एक और यदि डॉक्टर फ्लीट, कैनेडी और डर्सन जैसे विद्वान उसे विक्रम संवत का आरंभकर्ता मानते हैं, तो दूसरी तरफ मार्शल, स्मिथ, स्टैनकोनो आदि इसका काल 125 ईस्वी के लगभग निश्चित करते हैं। डॉक्टर मजूमदार उसे कलचेरी चेदी वंश का संस्थापक मानते हैं, जिसका आरंभ 248 ईस्वी में हुआ। लेकिन इन सभी से अलग प्रोफेसर रैप्सन और राय चौधरी, जो उसके सिंहासनारोहण होने की तिथि शक संवत आरंभ से अर्थात 78 एडी बताते हैं। इनके अनुसार शक संवत की संज्ञा तो केवल पश्चिम भारत के शक शासकों द्वारा निरंतर प्रयोग में लाए जाने के कारण दी गई है। इसमें संदेह नहीं है कि कनिष्क अत्यंत वीर, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी सम्राट था। इसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य को विस्तृत बनाया और अपनी सीमाओं को उत्तर में खोतान, दक्षिण में कोंकण, पश्चिम में खुरासन और पूर्व में बिहार तक फैला दिया था। ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसने कश्मीर साम्राज्य को विजयी किया था। कश्मीरी विद्वान कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी उसके कश्मीर पर शासन करने का उल्लेख मिलता है। इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथों से भी होती है। बौद्ध साहित्य के अनुसार कनिष्क के काल में बौद्धों की चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंदन वन में हुआ था। यही नहीं, उसने श्रीनगर के पास कनिष्कपुर नामक नया नगर भी बसाया था। कनिष्क ने अपने जीवन काल में जितने भी संघर्ष किए, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण युद्ध उसका चीनियों के साथ हुआ था। कनिष्क के काल में एक चीनी सेनापति पान चाउ ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए चीन की सीमाओं को बढ़ाना आरंभ कर दिया था। फलस्वरूप कनिष्क के कश्मीर साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो गया। वह इस खतरे को दूर करना चाहता था। उसने देवपुत्र का विरुद्ध धारण किया और अपने दूत को चीनी सेनापति के पास यह संदेश देकर भेजा कि उसका सम्राट अर्थात कनिष्क चीनी राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता है। इस घटना को चीनी सेनापति पान चाउ ने अपने सम्राट का अपमान समझा और उसने कनिष्क के दूत को बंदी बना लिया। जब कनिष्क को अपने दूत को बंदी बनाए जाने का समाचार प्राप्त हुआ, तो उसने अपने 10,000 अश्वारोहियों को चीनियों से लोहा लेने के लिए भेज दिया, मगर उसकी सेना बुरी तरह पराजित हो गई और चीनी सम्राट के साथ उसे एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार उसने प्रतिवर्ष चीनी सम्राट को कर देना स्वीकार कर लिया था। मगर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। शीघ्र ही पान चाउ की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु की सूचना पर कनिष्क ने अपनी विशाल सेना के सहयोग से चीन पर आक्रमण कर दिया। पान चाउ का पुत्र पान यांग बुरी तरह पराजित हो गया। अंतोगत्वा दोनों में एक संधि हुई और इस संधि के अनुसार कनिष्क को काशगर, यारकंद और खोतान का प्रदेश जो था वो प्राप्त हो गया था। चीनी यात्री हैंसांग और इसके बाद आए मुस्लिम इतिहासकार अलबेरूनी ने पेशावर का उसके साम्राज्य में होने का वर्णन भी किया है। उसने इस स्थान पर अनेक भवनों, बौद्ध विहारों और पाठशाला का निर्माण करवाया था। कनिष्क कालीन और इसके बाद के ऐतिहासिक स्रोतों से यह स्पष्ट है कि भारत का पूर्वी भाग भी उसके साम्राज्य का अंग था। चीनी अनुश्रुतियाँ उसे पाटलिपुत्र और साकेत का विजेता भी बताती है, अर्थात उसने पाटलिपुत्र और साकेत पर भी अपना साम्राज्य स्थापित
किया था। बंगाल और बिहार से प्राप्त उसके सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन प्रदेशों पर संभवतः उसका आधिपत्य था, क्योंकि यहाँ से उसकी मुद्राएं जो है वो प्राप्त हुई है। मथुरा भी उसके साम्राज्य का अभिन्न अंग था। इसकी पुष्टि मथुरा से प्राप्त अभिलेख से होती है। इस अभिलेख में वहाँ उसके क्षत्रपों के नाम महाक्षत्रप, खरपालाण और क्षत्रप वनस्पर दिए गए हैं। ये क्षत्रप संभवतः कनिष्क द्वारा ही वहाँ पर नियुक्त किए गए थे। कनिष्क ने संभवतः पाटलिपुत्र को भी विजय किया था। यहाँ इसकी भेंट महान बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष से हुई थी, जिसे वह अपने साथ ले गया था। कनिष्क को जिन प्रमुख तथ्यों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उनमें उसकी विजय और उसकी धार्मिक नीति जो है वो महत्वपूर्ण है। केवल उसकी विजयों ने ही नहीं, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के प्रति कर्तव्य परायणता की नीति ने उसको प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत उदार था। अनुश्रुतियों के अनुसार वह स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनेक विद्वानों का यह मानना है कि वह अशोक के समान आरंभ में अन्य धर्म को मानने वाला था, लेकिन पाटलिपुत्र विजय के उपरांत अर्थात अश्वघोष से संपर्क में आने के बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, और इसकी पुष्टि उसकी मोहरों से होती है। वे मोहरें जिन पर यूनानी लिपि लिखी है तथा उन पर यूनानी देवताओं जैसे सूरज, चांद की आकृति जो है अंकित है, और इसके पश्चात की मुद्राओं में भी ग्रीक स्क्रिप्ट जो है वो लिखी है, मगर लिपि जो है वो यवन नहीं है। भाषा जो है वो पुरानी प्रशियन है, जिस पर अनेक देवी देवताओं के चित्र हैं और जिनकी यवन, प्रशियन और भारतीय पूजा कर रहे हैं। और दूसरी वे मुद्राएं जिन पर बुद्ध का चित्र जो था वो अंकित करवाया गया था। यह सर्वविदित है कि उन्नति के बाद अवनति होती है, और यही कहावत इस युग में बौद्ध धर्म पर भी चरितार्थ हो रही थी। बौद्ध धर्म जो अब तक अपने चरमोत्कर्ष पर था, अब धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। इस समय बौद्ध धर्म में अनेक विकार आ गए थे। बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के नैतिक उपदेशों को भूलकर अनैतिक हो गए थे। इस समय इस जर्जित धर्म को कनिष्क जैसे सम्राटों का आश्रय प्राप्त हुआ था। उसने इस धर्म में आए दुर्गुणों को दूर करने के उद्देश्य से कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इस बौद्ध संगति में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने वसुमित्र के सभापतित्व और अश्वघोष के उपसभापतित्व में भाग लिया था। इस धर्म संगति में धार्मिक ग्रंथों के गूढ़ और जटिल तथ्यों को पूर्ण रूप से विवेचना की गई। बौद्ध धर्म के आंतरिक मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पर एक भाष्य लिखा गया था। इस संगति की समस्त कार्रवाई संस्कृत भाषा में हुई थी, और इसके अधिवेशन 6 माह तक चले थे। इस संगति का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस संगति में महायान संप्रदाय का जन्म हुआ तथा यह संप्रदाय सुदूर प्रदेशों तक प्रचलित हुआ था। कुषाण साम्राज्य के इस महान और पराक्रमी सम्राट कनिष्क की मृत्यु के बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। अनेक दंत कथाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी मृत्यु अत्यंत दुखद और करुण रूप में हुई थी, जबकि अन्यों के अनुसार उसके सेनापतियों ने उसका वध कर दिया था। एक अनुश्रुति के अनुसार उसकी लगातार विजयों के कारण जनता उससे ऊब चुकी थी, फलतः जनता ने उसे पीट पीट कर मार डाला। यद्यपि इन सभी उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु दुखद वातावरण में हुई थी, तथापि मृत्यु की तिथि के संदर्भ में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मथुरा के एकंगा और सोनक गांव की पहाड़ी से प्राप्त बुद्धोत्सव की मूर्ति के आधार पर उसकी मृत्यु की तिथि का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें पुष्यदत्ता नामक स्त्री ने कनिष्क के शासन के 23वें वर्ष बनवाई थी, अर्थात उसने कम से कम 23 वर्ष शासन किया था। यदि उसकी राज्यारोहण तिथि 78 एडी स्वीकार कर ली जाए तो उसकी मृत्यु 102 ईस्वी के लगभग हुई थी।
एक अन्य लेख के अनुसार जो विशापुर नामक गांव से प्राप्त हुआ है, जो कि 24वें वर्ष का है, उसमें लिखा है महाराज देवपुत्र कनिष्क अर्थात उसने 102 ईस्वी तक राज्य किया था और उसके उपरांत वशिष्ठ आदि उसके उत्तराधिकार के रूप में आए थे। इन सभी उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि कनिष्क की मृत्यु लगभग 101 ईसा या से लेकर 102 ईस्वी के मध्य जो थे वो हो गई थी। निसंदेह वह एक गुणवान और बलवान शासक था, जिसने अपने बाहुबल से विभिन्न राज्यों को आत्मसात करके अपनी साम्राज्य सीमाओं को उत्तर में खोतान, दक्षिण में कोंकण, पश्चिम में खुरासन और पूर्व में बिहार तक विस्तृत कर दिया था। वह महान विजेता होने के साथ साथ एक सफल प्रशासक भी था। उसने क्षत्रप और महाक्षत्रप प्रणाली से अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करके वहां शांति और सुव्यवस्था स्थापित की थी। मथुरा से प्राप्त अभिलेखों में उसके द्वारा नियुक्त महाक्षत्रप खरपालन और क्षत्रप वनस्पर का उल्लेख मिलता है। यद्यपि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने बौद्ध धर्म में प्रविष्ट बुराइयों का निराकार करने के लिए बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इस संगति में बौद्ध धर्म को विनाश से बचाने के साथ साथ एक नए संप्रदाय महायान का सूत्रपात हुआ। इस धर्म को नई दिशा जो थी वो प्रदान की गई थी। इतना होते हुए भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। धर्मात्मा होने के साथ साथ वह विद्या अनुरागी भी था। उसका दरबार विख्यात विद्वानों से अलंकृत रहता था। अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे अनेक मेधावी रत्न थे। अश्वघोष एक प्रतिभाशाली कवि, गायक, दार्शनिक, नाटककार और कहानीकार था और चरक आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान था।